सीनियर सफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहिबा, शाम में मुकम्मल आइडियल इस्तेहकाम तो कभी भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी कभी महसूस नहीं हुआ था कि बशर अल असद मुकम्मल कंट्रोल खो देंगे। जितनी तेज़ी से ये सब कुछ हुआ, ये एक्सपेक्टेड था या सरप्राइजिंग लगा आपको? मेरा ख्याल है सूरत हाल सीरिया में शाम में बिगड़ती जा रही थी और असद की हुकूमत का कंट्रोल जो है वो पिछले चंद सालों में कम होता जा रहा था। तो ये इतनी भी ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन जो सरप्राइज एलिमेंट है वो ये है कि कितनी तेज़ी से अपोजिशन फोर्सेस, मिलिटेंट ग्रुप्स, जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, कितनी तेज़ी से उन्होंने कब्ज़ा कर लिया दमास्कस पे और मुख्तलिफ और शहरों पे सीरिया में। मैं समझती हूँ कि ये एक सियासी ज़ल्ज़ले से कम नहीं है, ये एक साइज़मिक जियोपॉलिटिकल इवेंट है। इसके असरात बहुत ही दूर दराज होंगे खित्ते पे। मैं तो ये भी समझती हूँ कि इससे सियासी नक्शा जो है मशरिक़ वुस्ता का वो बदल सकता है। इसलिए कि मिडल ईस्ट में जो फ़ौजी और सियासी क़ुव्वत का तवाज़ुन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो तब्दील होगा इससे। ये आप याद रखें कि जो असद के हमायती मुल्क या ग्रुप्स थे, हिज़्बुल्लाह उसमें शामिल है, ईरान शामिल है, रूस है, ये उन सब के लिए बहुत ही बड़ा धचका है और इससे उनका असर और रसूख बहुत कम हो जाएगा मिडल ईस्ट में। लेकिन टर्की जिसने कि हिमायत की है इन ग्रुप्स की, अपोजिशन ग्रुप्स की, जिन्होंने अब कंट्रोल संभाल लिया है सीरिया का, जाहिर है उनका टर्की का इन्फ्लुएंस जो है बढ़ जाएगा। अच्छा, इन्फ्लुएंस की बात करेंगे डॉक्टर साहब। मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ मामलात में रूस और फिर ईरान आपको पता ही है काफ़ी मुतहर्रिक हैं, हमेशा से ही हैं, लेकिन इजराइल वाला इशू हो या अब शाम वाला, अब जो तब्दीली नज़र आ रही है, क्या हम देखें, क्या रूस और ईरान की पकड़ ढीली पड़ रही है? जैसे आपने कहा कि अब तुर्की का इन्फ्लुएंस आपको लग रहा है कि शाम पर बढ़ेगा। देखिए जी, रूस और ईरान तो जाहिर है उनके बहुत बड़ा सेटबैक है ये। रूस और ईरान दोनों ने मेरा ख्याल है आखिर में आके हिमायत छोड़ दी असद रजीम के लिए। ईरान के अपने मसले मसाइल थे जब से गाज़ा की जंग शुरू हुई है और इज़राइल के साथ उनका जो तनाव चलता जा रहा है और एक्सचेंज भी हुआ है मिसाइल्स की। रूस जो है वो प्रीऑक्यूपाई हुआ है यूक्रेन की जंग में। तो दोनों ममालिक जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कैलकुलेट किया या इस पोजीशन में थे कि वो अपनी हिमायत जारी रखें असद रजीम के लिए, और फिर उसका नतीजा आपके सामने है। अच्छा, अब ज़ाहिर है पूरी दुनिया को फ़िक्र है, जो होनी भी चाहिए, कि शाम पुरअमन रहे, मतलब सिविल वॉर ही कहें जो हो रही थी, अब मज़ीद सूरत हाल ना बिगड़े, शहरी महफूज रहें। अमेरिका, रूस, चीन जैसे सुपर पावर्स क्या कर सकते हैं? पहले तो हमें ये देखना है कि वहाँ अमन कैसे कायम होगा सीरिया में, दमास्कस में, और अभी एक अबूरी हुकूमत है वहाँ, वो किस तरह से, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो किस तरह से पुरअमन तरीके से पॉलिटिकल ट्रांजिशन कराएगी। जो पहली स्टेटमेंट आई है उसकी तरफ से, जुलानी की तरफ से, जो कि सरबराह हैं, लीडर हैं हयात तहरीर अल शम का, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप है जिसने कि कब्ज़ा किया है अब दमास्कस पे और सीरिया पे। और भी ग्रुप्स हैं लेकिन ये सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे अहम ग्रुप है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने तो यही कहा है कि वो चाहते हैं कि सीरिया एक जमहूरी और आज़ाद रियासत हो। मगर देखना ये है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं अपोजिशन में, क्या उनमें यकजहती पैदा हो सकती है? क्या ऐसी हुकूमत वहाँ कायम हो सकती है जो कि पीस एंड स्टेबिलिटी कायम करे? इसमें अमेरिका का भी रोल बहुत ही कलीदी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है कि वो अमेरिका को नहीं चाहते कि इस जंग में मुलव्वस करें किसी तरह से, और ये जंग, उन्होंने अंग्रेज़ी में ये कहा कि लेट इट प्ले आउट इटसेल्फ। बाकी रूस तो बिल्कुल अब मेरा ख्याल है साइड लाइन्स पे होगा मशरिक़ वुस्ता में, उसके लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है। चाइना भी मेरा ख्याल है पीछे ही रहेगा। देखना अब ये है कि जो सीरिया के रीजनल नेबर्स हैं, हमसाए हैं, उनकी तरफ से क्या किस तरह से वो डील करते हैं इस सिचुएशन में। आपको मालूम है कि सीरिया के बहुत सारे रेफ्यूजीज़ भी हैं मुख्तलिफ हमसाए मुल्कों में, बहुत ज़्यादा तादाद है उनकी।
बहुत सारों ने तो जाना भी शुरू कर दिया है वापस अपने मुल्क। तो ये सारे इश्यूज जो हैं इनको संभालना कोई आसान नहीं होगा, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब।